बजट कुछ ही देर में आने वाला है और हम एक के बाद एक हर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर लेकर आते हैं और सेक्टर एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि इस बार वो वित्त मंत्री से क्या उम्मीद रख रहे हैं और क्या है जो बजट में आ सकता है, क्या करने की जरूरत है इस सेक्टर को आगे और बढ़ाने में। आज हमारा फोकस होगा रिटेल सेक्टर पर। जी हाँ, आप जानते हैं इंडिया इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन अगर हम रिटेल स्पेस की बात करें। और अगर एटी केरनी की रिसर्च रिपोर्ट देखें तो इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री कहा जा रहा है कि इट विल ग्रो एट अ स्लो पेस ऑफ 9% over 2019 to 2030 from $779 billion in 2019 to $1,400 odd billion by 2026. क्या है आगे इस सेक्टर का रोड मैप और क्या है एक्सपेक्टेशन, इसकी हम बात करेंगे। 3 बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन कर देती हूँ आपके लिए। ललित अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट वी मार्ट। कुमार राजागोपालन, हु इज द सीईओ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली Anshuman Bhattacharya, who is the partner and national leader consumer products and retail at EY. बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत है आप तीनों का ही हमारे शो पर। तो शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो एक यही सवाल आप तीनों से एक एक करके पूछती हूँ। बजट से आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या होना चाहिए जो इस सेक्टर के लिए अच्छा हो? ललित जी, आप बताइए पहले। नमस्कार स्वाति, बहुत जल्दी बहुत अहम सब्जेक्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, रिटेल और कंज्यूमर सेगमेंट में तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि कंजम्पशन कैसे बढ़े, कॉन्फिडेंस इंडेक्स कंज्यूमर का कैसे बढ़े, वो बहुत अहम है। उसके बाद देखिए, रिटेल और रिटेलर को फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट मिले बिजनेस करने के लिए। नंबर 3, हमारे पास जो हमारा इकोसिस्टम है उनको सपोर्ट मिले जिससे कि वो अच्छे से माल बना के अच्छे से हमें प्रोडक्ट दे पाए, जो कि एमएसएमई सेक्टर सेगमेंट होता है, जो एमएसएमई सेक्टर है। अपैरल हमारे लिए की बिजनेस एरिया है, तो अपैरल के अंदर बहुत इन्फ्लेशन आई है, बहुत सारा ग्रोथ इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस है, उसका एक प्रॉब्लम है। और फिर अपैरल के अंदर एक जीएसटी का सवाल उठता रहता है, जो कि अभी एक बार के लिए डाइल्यूट हो गया है, बट अगले बार फिर वो उठ के ना आ जाए। तो वो, आई नो इट इज नॉट अ बजटरी सब्जेक्ट, बट फिर भी बजट के माध्यम से इस बात को बोलना चाहूंगा कि जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ना बढ़ाई जाए, उसकी कॉस्ट ऑफ एस्पिरेशन ना बढ़ाई जाए, उसको कंज्यूम करने दिया जाए। और फिर रिटेलर को और जो भी मैं कहता हूं दुकानदार को, चाहे छोटे दुकानदार को, कैसे कैपिटल सब्सिडी और कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं जिससे कि मेक इन इंडिया प्रपोजल और मेक इन इंडिया थॉट प्रोसेस भी कैसे बड़ी हो, चाहे कैपिटल अवेलेबिलिटी का पार्ट हो, चाहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली भारत जब बड़ा होगा, भारतीय लोग जब बड़े होंगे, उनके पास और अच्छी इनकम होगी, उनका फील गुड फैक्टर बेटर होगा, तो रिटेल बिजनेस बेटर होगा। तो हम तो और ऊपर माइक्रो व्यू लेके बोलूंगा आपको। राजागोपालन, आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे आपके छोटे बड़े रिटेलर्स हैं यहाँ पर। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरआर्चिंग थीम जो हम ग्रोथ की कह रहे हैं इंडिया के लिए, रिटेल सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं सर? इस सेक्टर के लिए क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? नमस्कार स्वाति जी, आई थिंक अग्रवाल जी ने ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा एक ज्ञान दे चुके हैं। कारण ये है कि सबसे पहले रिटेलर को अपने कस्टमर को संभालना होता है, और अगर कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आगे जाकर के वे खर्चा नहीं करेंगे, और खर्चा जब तक नहीं करेंगे तब तक रिटेलर बढ़ेंगे नहीं, ना ही देश बढ़ेगा। देश का भी जीडीपी में कंजम्पशन का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, और ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस बार कुछ तो राहत देना चाहिए। 2 जरूरी चीजें ध्यान रखना है। एक तो कोविड के महामारी में काफी लोगों के पास पैसा कम हो गया है, और सबसे गरीब जो है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन सारे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो एक इन्फ्लेशन को अगर संभालना हो तो हमें कुछ ना कुछ तो उसमें भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंजम्पशन में इसमें इम्पैक्ट आएगा। तो हम समझते हैं कि ये 2 चीज में ध्यान देंगे अपने इस बजट में। दूसरा बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ही है। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे कि ई-कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, माल को एक जगह से दूसरा जगह लेकर के जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान देना होगा इस बजट में। और दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना है। अभी हाल ही में डीपीआईआईटी ने एक ओएनडीसी करके एक नया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, अच्छा सपोर्ट भी दिया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
छोटा से छोटा व्यापारी भी जो है एक डिजिटल कॉमर्स कर सकता है। तो हम ये समझते हैं कि इस बजट में उस एक स्पेशलिटी में भी एक पूरा ध्यान देंगे, ताकि कुछ ना कुछ करके इनको सबको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन करने के लिए कुछ हेल्प करना पड़ेगा। अगर इसके लिए डिजिटाइजेशन के लिए व्यापारी को कुछ पैसा देना हो तो वो भी देना जरूरी पड़ेगा, ताकि ये सब कॉम्पीट कर पाएंगे। तीसरी बात तो ललित जी ने बताया है, टैक्सेशन, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों में बिल्कुल ध्यान देना है। और इसमें अगर कुछ टैक्सेशन बढ़ गया तो हमारा जो है इंडस्ट्री ठीक नहीं कर पाते। एमएसएमई जो रिटेल को लास्ट ईयर में रिकग्निशन मिला है, अब उस एमएसएमई में सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की ओर से जो है एक ध्यान मिला है, लेकिन हम समझते हैं कि एमएसएमई का सभी जो सपोर्ट है वो रिटेलर्स को मिल जाए, क्योंकि सच्ची में एमएसएमई है रिटेलर्स, तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो एक स्टेटस है वो सबको, पूरे सेक्टर को ही मिल जाएगी आप कह रहे हैं। इनफैक्ट कहा भी गया था पहले कि इस सेक्टर को हम ब्रिंग इन करेंगे फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पर अभी तक हुआ नहीं है वहां पर। बट अंशुमन, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं इस बार बजट में हो जो सेक्टर के लिए अच्छा हो? थैंक यू स्वाति। एंड मेरे हिसाब से तो आपने काफी सारे पॉइंट्स कवर की है, बट बात सही है कि रिटेल सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है एंड वन ऑफ द वर्स्ट हिट है, वेदर इट्स एम्प्लॉय एट्रिशन, रिवर्स माइग्रेशन, लोगों ने कैपेक्स डाला हुआ है, दुकानों का रेंटल, वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट शुड टेक अ मोर एम्पैथेटिक स्टैंड टुवर्ड्स द रिटेल सेक्टर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और खासकर कितने चेंजेस हो रहे हैं, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, B2B कॉमर्स, पूरा डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर ऑफ रिटेल है, इसको एक्नॉलेज करना आज गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो फॉर्म में हमने लास्ट 10 साल में देखा था इस इंडस्ट्री को, ये बहुत ज्यादा बदल रहा है और अगले 10 साल में कुछ डिफरेंट ही होने वाला है। तो हमारे हिसाब से कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि बहुत बिजनेसेस तकलीफ में हैं, स्ट्रेस में हैं, और उनको कैसे हम कुछ रिलीफ दे सकते हैं थ्रू द बजट, लाइक कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है कि नहीं, स्पेशली जो रिटेल बिजनेसेस जो लास्ट ईयर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, काफी महीने बंद रहे हैं या लो यूटिलाइजेशन पे चले हैं। फिर रिलीफ फॉर MSMEs in the form of suppliers as well as the retail sectors themselves. फिर अपने फिनेंसिंग एंड लोअर कॉस्ट डेट, खासकर कि ये जो IBC के केसेस हैं और कुछ जो हीलिंग पीरियड है, ये हीलिंग पीरियड एक्सटेंशन, ताकि ये जो पूरा टाइम है, ये 1 साल और हम इस इंडस्ट्री को मिले टू कम आउट ऑफ इट, एंड थोड़ा सा लैक ऑफ स्ट्रिंजेंसी पे थोड़ा और स्पेस एंड रूम मिले इनको ऑपरेट करने का, एडिशनल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, तो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट इन तरहों से अगर गवर्नमेंट ने दिया तो ये सेक्टर को बहुत बेनिफिट करेगा। ओके, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो सेक्टर के लिए अच्छा होगा, और आपने कुछ उस पर सुझाव भी दिए हैं। ऑल राइट, मिस्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप आपके जो स्टोर्स हैं, जिस तरह से आपने एक चेंज देखा इन द कस्टमर प्रेफरेंस ओवर द लास्ट 2 years, आई थिंक ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था इस सेक्टर के लिए, जो डिफिकल्टी के साथ साथ अच्छे से इमर्ज होकर आया। हमने देखा जो बाउंस बैक था डिमांड का, वंस 2021 सितंबर में जब चीजें खुली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी रिटेल सेक्टर में। वापस अभी थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है क्योंकि एक वेरिएंट और आया है ओमिक्रॉन, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक डिमांड में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, राइट? आई मीन यहाँ पर लोग अब स्पेंड कर रहे हैं और ये एक ट्रेजेक्ट्री दिख रहा है कि कंटिन्यू होगी। स्वाति, देखो, ये जो कोविड आया है ना, इससे 2 चीज हुई है। के ग्राफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें क्या हुआ, जो अमीर है वो और अमीर बन गया, जो गरीब है वो और थोड़ा ज्यादा गरीब बन गया। तो बेचारा जो गरीब है, सारा नुकसान उसी को झेलना पड़ा। अमीर तो और खर्चे बचा लिया, इंडस्ट्री और खर्चे बचा ली, तो प्रॉफिट बढ़ा ली। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो कंज्यूमर जो भारत में रहता है, जो नीचे तबके का कस्टमर है, वो कंज्यूमर को थोड़ा इफेक्ट तो आया है। और वो इफेक्ट चाहे उसकी नौकरी कुछ दिनों के लिए गई, चाहे उसके बच्चे की नौकरी गई, चाहे उसका खर्चा बढ़ गया, लैपटॉप खरीद के देना पड़ा, मोबाइल खरीद के देना पड़ा, तो उसकी पॉकेट पे इफेक्ट तो आया है। और वहां कंजम्पशन के वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी है। इवन मीडियम सेगमेंट के जो लोग हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनको भी, जो बड़े शहर में रहते हैं, उनको भी इफेक्ट आया है। तो उनके लिए थोड़ा सा और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस को बेटर करने के लिए
सरकार को थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। जो टैक्स देते हैं उनके लिए सरकार अगर कुछ डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दे या कुछ तरह का लिवी और इनकम के अंदर कुछ अलाउंस वगैरह दे दे या कुछ थोड़ी सी लिमिट सरचार्ज की जो है वो थोड़ी सी ठीक कर दे, तो आई थिंक उससे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। बट वो शहर में रहने वाले लोग हैं, बट जो छोटे तबके के लोग हैं जो अभी भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं, वहां आई थिंक सरकार को उनकी इनकम को जनरेट करने के लिए, उनकी इनकम बेटर करने के लिए और काम करना पड़ेगा, जिससे कि कंजम्पशन का स्प्री और बेटर आए। अभी तक वो कंजम्पशन लौट के नहीं आई है, 2019 की कंजम्पशन अभी भी लौट के नहीं आई है। कस्टमर अभी भी उतना नहीं खरीद पा रहा है और खरीद नहीं रहा है। ओके, कंजम्पशन अभी भी लौट कर नहीं आई है जो 2019 में थी, अभी भी दिक्कतें हैं। आप कहते हैं कि लोगों को थोड़ी सी और राहत दी जाए इन वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस, और वो शायद हेल्प करे लोगों को सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए। ओके, राजागोपालन जी, आप से जानना चाहेंगे, आपने कहा कि ऑफ कोर्स सेक्टर में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, टेक्सटाइल की बात की हमने, फुटवेयर, वाइल गवर्नमेंट ने ये दोनों ही सेक्टर्स के लिए एक तरह से कहा है कि ये चैंपियन सेक्टर्स हैं, ये हमारे आगे फ्यूचर में एक्सपोर्ट के लिए बहुत प्रॉमिसिंग हो सकते हैं, इस पे PLI स्कीम्स एक्सेट्रा लॉन्च कर रहे हैं, और एक तरफ GST की जो कंसर्न है, आप सरकार से क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि एक बैलेंस बनाना यहाँ जरूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल जो बनाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन दोनों के ही हित की बात सरकार को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा इसमें, क्योंकि एक ओर से जो है सेक्टर को सपोर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन दूसरे ओर से अगर इसमें टैक्सेशन बढ़ जाए, और खास करके उन आइटम्स जो गरीब से गरीब लोग पहनते हो, जैसे अभी बीच में अभी 31 तारीख को दिसंबर में अब उसको स्टॉल किया गया है जहां पर GST ऑन क्लोथ्स विच इज लेस देन 1000 रुपीज। अब इस तरह से जो है एक लेस देन 1000 रुपीज के कपड़े को पहले 5% था, अब 12% अगर GST बढ़ जाए तो फिर इसमें बहुत ज्यादा धक्का लग जाता है। और खासकर उस समय जब पहले से जो है कपड़े में इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ चुके हैं, तो हमारे हिसाब से अगर ये बजट में एक फोकस नहीं रहेगा कि कुछ कुछ चीजों में बिल्कुल ध्यान देंगे, वहां पर एक स्पेशल इंसेंटिव बोलिए या तो कुछ स्पेशल एक मार्जिन फिक्सेशन बोलिए, कुछ करके, ताकि इसमें प्राइस इंक्रीज ज्यादा ना करे। इसलिए मैंने रोटी, कपड़ा और मकान तीनों के बारे में बताया था, क्योंकि तीनों ऐसे चीजें जिससे लोगों का जो है पॉकेट से, ये सभी को चाहिए होता है, और सभी के पॉकेट से जो है अगर खर्चा हो गया तो फिर वो उससे बच नहीं पाते हैं इसमें। तो ये तीनों रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी चाहिए और पहनने के लिए चप्पल भी चाहिए, तो थोड़ा सा उससे भी ध्यान दिलवा देना। खिलौना तो आई है, आई थिंक पहले खाना खाएंगे उसके बाद खिलौना तक पहुंच ही जाएंगे।